तुम हमला न करते, तुम कबायलियों को न बेचते, तुम यहाँ मुसीबत न डालते, तुम हमारे भाइयों का कत्लेआम यहाँ न... किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये कम्युनल राइट्स जो हैं इसमें मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक नेशनल या कश्मीरी हीरो बनने से... कौन है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और क्या है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कहानी? क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हीरो थे? क्या वो कश्मीर कॉज के गद्दार थे? कुछ लोग गद्दार कहते हैं, कुछ लोगों के लिए हीरो है। क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड रिफॉर्म्स लाकर कश्मीर को सदियों के अंधेरे से बाहर निकाला या कश्मीर को सदियों के अंधेरे में झोंक दिया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में क्या ऐसा था जो आज भी लोग उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, आज भी कुछ लोग लानत मलामत करते हैं और कुछ लोग दुआएं देते हैं? क्या था ऐसा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी में जहां लोग एक वक्त उनके लिए एक बिछौना बन के लेट जाते थे ताकि वो उनके ऊपर से चल सकें? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला नो डाउट एक टावरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं, लेकिन उनके आसपास जिस तरह से कंट्रोवर्सीज हैं और जो प्रोपेगेंडाज एंड मिथ्स उनके आसपास घूमते हैं वो लोगों के लिए एक मुश्किल कर देते हैं उनके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग बनाना। दोस्तों, हम बात करेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की और ये बात करेंगे किसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को एक नेशनल या कश्मीरी हीरो बनने से रोका। कौन नहीं चाहता था कि वो हीरो बने? किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला? ये तरह की सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आप वीडियो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इस वीडियो से शायद आपको थोड़ा बहुत एक हेल्प मिल जाए कि आप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में एक ओपिनियन बना सकें। दोस्तों, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पैदा कश्मीर में हुए। कश्मीर में 1905 में पैदा हुए, दिसंबर के महीने में पैदा हुए, सौरा में पैदा हुए। मैं बायोग्राफी तो बता नहीं रहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, लेकिन ये ब्रीफ थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। उसके बाद सफ़र थोड़ा मुश्किल रहा, पढ़ाई भी मुश्किल थी। पिता थे नहीं, वालिद थे नहीं, माँ ने मुश्किल से जो है पढ़ाई लिखाई करवाई। उसके बाद MSc करी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जा पहुँचे। वहाँ से आकर जो है कश्मीर में कोशिश की कि रोज़गार हासिल किया जाए, लेकिन उस पर नाकामयाब हुए। लेकिन सियासी इंटरेस्ट थी, सियासी शख्स थे, पढ़े लिखे थे और जो कश्मीर में उस वक्त एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी उसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ भी बुलंद करते रहते थे वक्तन फ़वक्तन। और भी बहुत से लोग थे जो आवाज़ बुलंद करते थे, लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1931 के बाद एक बहुत बड़ा एक टावरिंग फिगर बने और जिन्होंने पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज कर डाला, कश्मीर की सियासत का, कश्मीर की सियासत को बदल डाला। 1931 में आपको याद होगा 13 जुलाई जब मार्टियर्स डे हुआ करता था, जब 22 लोगों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद 1932 में उस ही एक इंसिडेंट के चलते मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उसको हेड करते थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक बड़े लीडर थे, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम लीग के तर्ज पे बनी थी और जिस तरह से एक तरह से मुस्लिम लीग एक जदोजहद कर रही थी एक टू नेशन थ्योरी को लेकर, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसका एक एलाई के तौर पे जो है वो काम कर रही थी महाराजा के अगेंस्ट। लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा वक्त गुजरता गया और ये मुस्लिम लीग जो है या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, जो कश्मीर की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यानी शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है तब्दील हो गई और आइडियोलॉजिकल शिफ्ट करा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील हुई 1939 में। हालांकि 31 के एपिसोड के बाद 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तश्कील के बाद कुछ कामयाबी ज़रूर मिली थी कश्मीरी लोगों को, क्योंकि एक प्रजा सभा का एहतमाम हुआ था, महाराजा ने हरी झंडी दी थी, कुछ इलेक्टेड सिलेक्टेड लोग बिठाए थे 1934 में। लेकिन डेमोक्रेसी नाम नेहादी थी, लोगों के राइट्स वैसे के वैसे थे, हालात वैसे थे, कुछ बदला नहीं। 1939 में जब आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ और जब शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ हाथ मिलाया या एक से सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया, तो बिल्कुल जो है वो सियासत बदल गई एकदम से और एक बैनर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बना, जिस बैनर के नीचे हिंदू मुस्लिम सिख कश्मीर का आकर जमा हुआ और आवाज़ बुलंद की महाराजा हरि सिंह की मोनार्की के ख़िलाफ़ या उन डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़। दोस्तों, इसके बाद 1944 में जना वापस यहाँ आए और उन्होंने कोशिश की कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को समझाया जाए, उनको मनाया जाए कि वो वापस जो है मुस्लिम लीग के साथ एफिलिएट हो जाएं या उनको अपना अलायंस पार्टनर बना ले। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने इनकार किया और इसी चीज़ को आज भी बहुत से पाकिस्तानी स्कॉलर्स और बहुत से पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स या मीडिया या लोग इस चीज़ को बार बार ग्लोरीफाई करते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो है इनकार किया था जब जिन्ना ने उनसे कहा था कि ये लोग आपके नहीं हो सकते।
तो इस सब के चलते 1944 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनकार किया। उसके बाद 1946 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी, उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यहाँ पर कश्मीर के अंदर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सदारत में चल रही थी क्विट कश्मीर मूवमेंट महाराजा के खिलाफ, और जिसको कर्ब करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 18 महीने तक कैद कर दिया। और जब नेहरू की इंटरवेंशन के बाद उनको छोड़ा गया, उसके बाद आहिस्ता जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद जब विलय को लेकर, जब एक्सेशन को लेकर बातचीत शुरू हुई, तो महाराजा जो हैं वो एक तरह से इस फेवर में थे, इस हित में थे कि जम्मू कश्मीर आज़ाद रहे, ना पाकिस्तान के साथ जाए ना हिंदुस्तान के साथ जाए, उनकी मोनार्की बनी रहे। लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के उस वक्त कॉन्टैक्ट्स और लिंक और रुझान की वजह से, या उनकी सोशलिस्ट अप्रोच की वजह से, उन्होंने चुना कि वो इंडिया के साथ जाएं। और उस फैसले को इस तरह से उन्होंने जो है उस फैसले का झंडा इस तरह से उठाया कि जब कबायली पाकिस्तान से इधर एंटर हुए और उस वक्त उन्होंने उन कबायलियों से लोहा लिया। आज एक स्पीच भी वायरल हो रही है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की इसी चीज़ को लेकर कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1975 में एक तकरीर के दौरान कहते हैं कि अगर कबायली यहाँ ना आते, अगर हमारी बहन बेटियों की असमत दरी की कोशिश ना करते, अगर पाकिस्तान अपनी ज़बान का पक्का होता तो शायद आज इस तरह के हालात ना होते। इस स्पीच 1975 की है, और जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है एक सीएम कैंडिडेट थे और इलेक्शन लड़ रहे थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में कभी भी एक जो है इलेक्शन, एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुआ है। यहाँ जिसको चाहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बनाया ज़रूर है, इसमें कोई शुबा हमें नहीं होना चाहिए। बस इस बार उम्मीद है कि डेमोक्रेसी शायद बहाल हो जाए। बहरहाल उस स्पीच की हम बात भी करेंगे, और उस स्पीच पे जिस तरह के ओपिनियन लोगों के आए, उस ओपिनियन के बाद इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, और वीडियो आप जरूर देखें, है मुझे कि आप ज़रूर मज़े करें। तो उस 1947 के बाद जिस तरह से यहाँ पर इंडियन फ़ौज आ पहुँची और शेख अब्दुल्ला ने कंधे साथ कंधा मिला के उनसे, कबायलियों से लड़े, और जो है ये विलय हुआ, एक्सेशन हुआ कश्मीर का इंडिया के साथ। और उसके बाद 1953 में जब उनको पीएम की कुर्सी से हटाया गया, और वो वजूहात ये बताई जाती हैं कि उन्होंने वो प्लेबिसाइड की बात शुरू की, और क्योंकि मैटर यूएन में जा चुका था, यूएन ने इस पर डिसीजन दिया था और शेख अब्दुल्ला उस फेवर में थे कि प्लेबिसाइड हो, तो इसके चलते उनके ही अजीज़ दोस्त ने, नेहरू ने, उनको 11 साल के लिए फिर कैद कर दिया एक कैद खाने में, और 11 साल वो जेल रहे। और उसके बाद जब उनको छोड़ा गया, तब भी नेहरू शायद इस मामले को हल करना चाहते हैं। कुछ लोगों की ये राय है, कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू चाहते थे कि इस मामले को हल किया जाए, इसलिए उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पाकिस्तान भेजा, अयूब खान से मिलने के लिए भेजा, उनको बुलाया, यहाँ आने की दावत भी दी, और कश्मीर मसले पर शायद उस वक्त कोई कंक्रीट हल निकल सकता था। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त पंडित नेहरू की वफ़ात हो गई, और उसके बाद कुछ देर वापस आकर जो है ये एज सीएम रहे। उसके बाद फिर इनको जो है वो कैद कर लिया गया, 1971 में फिर कैद कर लिया गया, जब इंडो पाक जंग चल रही थी, जब बांग्लादेश को तस्कील दिया गया था। और उस 1971 में जब शिमला एकॉर्ड हुआ, उस वक्त कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों का ये कहना है कि शेख अब्दुल्ला का मोराल बहुत हद तक गिर गया जब वो प्लेबिसाइड की बात करते थे, जब वो कहते थे कि शायद पाकिस्तान उनको इस में सपोर्ट कर रहा है, या पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान और इंडिया ने एक डिसीजन लिया कि बायलैटरली हर मसला हल करेंगे, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी सरेंडर कर दिया। और उसके बाद 1975 में ये तकरीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आपके सामने आज है, आप देख सकते हैं, कुछ चैनल्स पे वायरल भी है। तो उस तकरीर के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कुछ देर जो हैं सीएम रहे, इलेक्शन लड़ा, कुछ 7 साल सीएम रहे, 82 तक रहे। उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन आज भी वो इस कटघरे में खड़े किए जाते हैं। बहुत अलग अलग ओपिनियन है, और जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में ये बात कही जाती है कि उन्होंने फैसिलिटेट भी किया जम्मू मैसेकेयर को, तो कुछ हद तक जस्टिफाइड नहीं भी है। लेकिन कुछ लोग, शेख रहमान एक एमपी रहे हैं, उनके अगर स्टेटमेंट माने तो वो कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला इसको रोक सकते थे, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के जो है इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर अच्छे लिंक्स थे, नेहरू उनके दोस्त थे, तो वो इस मैसेकेयर को रोक ज़रूर सकते थे, इस मैसेकेयर को, जम्मू मैसेकेयर को रोक सकते थे। लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं की। और एक जगह वो ये कहते हैं कि जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जम्मू आए, तो उन्होंने पंडित प्रेमनाथ डोगरा से कहा कि हाँ, यहाँ पर कम्युनल राइट्स हुए ज़रूर हैं, लेकिन ये कम्युनल राइट्स जो हैं इसमें
मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके मंजर आम पर भी हैं। और उसके अलावा जो है शहीद अली शाह गिलानी ने उनको एक बार कहा था कि आप तंज कसते हुए एक स्पीच में कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की उसमें आप इतने दीवाने हो गए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तक बोलने लगे। हालांकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ा वक्फा जेलों में काटा है इस रेजिस्टेंस स्ट्रगल को लेकर, लेकिन 1975 की स्पीच वो क्या बयान करती हैं, उससे पहले की क्या कहानी, क्या हालात बने रहे, वो तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बेहतर जाने। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जिस तरह से कश्मीर को लैंड रिफॉर्म्स दिए, जिस तरह से कश्मीर के लोगों को ज़मींदार कर दिया, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और सदियों के अंधेरे से बेशक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो है कश्मीर को निकाला ज़रूर है, लेकिन एक इंसान के तौर पर उनको जब कटघरे में खड़ा कर कर उनको कश्मीर का गद्दार कहा जाता है तो शायद जस्टिफाइड भी नहीं है, क्योंकि हर मुमकिन कोशिश उन्होंने भी की। प्लेबिसाइड के लिए बहुत लड़े, प्लेबिसाइड फ्रंट बनाई जिसको बाद में डिसॉल्व किया गया। पाकिस्तान ने जब बायलिटरली चीज़ों को सॉल्व करने की बात की तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपना हाथ जो है वो हटा लिया। जो कुछ भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के इर्द गिर्द है वो एक कंट्रोवर्सी ज़रूर है, लेकिन इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि एक ओपिनियन बनाने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे और उनका किस हद तक कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर कॉज को लेकर।